करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वर्क का निकालेंगे। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, फोर्स का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप निकालना चाहो फिर से तो वही वाली बात है कि ma का यूज कर सकते हो। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट तो अपना डिस्प्लेसमेंट होता ही है। ठीक, तो अगर इसको देखोगे तो मास हो गया kg, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट भी होगा बेटा मीटर में, ये भी आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मास तो हो जाएगा m, मीटर स्क्वायर हो जाएगा L2, और नीचे में चला जाएगा t स्क्वायर, that can be simply written as ml2 t minus 2। ठीक है, ये तो वर्क का हो गया। इसके बाद में जो एक ऑप्शन और देख रहे थे हम लोग, दैट इज रेजिस्टेंस। क्या चीज? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बताया गया था वैसे लिखा था वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, अब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को भी हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस भी, अभी फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन क्या होगा, ये तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऊपर निकाल ही चुके हो। ठीक है, इसकी तो होगा बेटा ml2 t माइनस 2, और चार्ज को कैसे लिखते हो, IT, ये मैंने बताया था, Q बराबर IT लिखा जाता है। तो ये तो हो जाएगा, करंट को मैं I से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, और टाइम तो T होता ही है। ठीक, तो पोटेंशियल का तो ये आ गया। अब इसको डिवाइडेड बाय I और करना है, तो मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, देखते हैं ना, ml2 t माइनस 2, अच्छा एक t और है, चलो ठीक, बाद में करेंगे इसको। नीचे में I स्क्वायर t, ये कट जाएगा तो ये ऐसा आ सकता है ml2 t माइनस 3 I माइनस 2। बोलो, ये आया क्या? कैसे हो गया? क्या बेटे पूछो? स्क्वायर कैसे हो गया? क्या स्क्वायर? I स्क्वायर ऐसे हुआ? नीचे आई थी था ना। हाँ, तो देखो ना क्या हुआ, ये वोल्टेज है। ठीक, इस पूरे फंक्शन को, और रेजिस्टेंस होता कितना है, V अपॉन आई। तो अब ये सोचो कि A तो पूरा वोल्टेज का टर्म आ गया, ये टर्म कहाँ है देखो ध्यान से, ये लिखी हुई है पूरी, ये हुई, ये हुई, और इसके साथ में एक, इसको अपन ऐसे ब्रेक करके लिख लेते हैं एक बार, I इंटू टी, और एक I ऑलरेडी प्रेजेंट है करंट का। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो I स्क्वायर नहीं चला जाएगा यहाँ पे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा तो I की पावर माइनस 2 हो जाएगी। गॉट इट? ये आंसर होगा रेजिस्टेंस के लिए। किसी का सही है? ओके गुड। श्रुति, बेटा माइक किसका ऑन है? स्नेहा बेटा माइक ऑफ। हाँ गुड, ओके। अच्छा, तो अगर हम देखें तो ये मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, ठीक है, तो एक और टर्म अपन ऐसे बोल सकते हैं कि डायमेंशंस का एक
मॉडिफाइड जो डेफिनेशन आती है कि डायमेंशन इज द एक्सपोनेंशियल पावर raised to the set of fundamental quantities to create given physical quantity। मतलब ऐसी बातें करी कि हमने जो भी डायमेंशंस की बातें जब भी करेंगे तो उसमें क्या है कि वो एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं जो कि किस पर रेज की जा रही, अपने गिवन सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब सारी आएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लो अपना जैसे फोर्स था, तो फोर्स के अंदर में मास था, लेंथ था और टाइम था। तो यही तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज से कितनी कितनी पावर्स जनरेट हुई वो उनकी डायमेंशंस कहलाती हैं। ठीक है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से हमको क्या जनरेट करना है, अपने गिवन सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को जनरेट करना है। तो वो जो गिवन सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी का जनरेशन होगा वो मेरे लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि राइट डायमेंशन ऑफ लेंथ। जैसे मैं क्वेश्चन ही देता हूं एक, जैसे ऐसे लिखा हो, राइट डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है क्या होता था? जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या आंसर दोगे? बताओ, सोचो सोचो सोचो। है तो एक्सीलरेशन ही ना। एक्सीलरेशन मतलब अगर जी की बात करते हैं तो जी होता क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अगर इसकी डायमेंशन लिखूं जी की तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? LT माइनस 2। ये क्लियर है कि इसको ब्रेक करके लिख के दिखाऊं कि समझ में आ गया? ठीक है, अब सोचो क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा, राइट डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशन यहाँ पे देखो क्या है, कितनी पावर रेज्ड है इस पे? बोलो, 1 कि 0? 1। तो मेरा आंसर दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि L है सिर्फ, या फिर सीधा सीधा 1 भी मिलेगा कई जगहों पे। ठीक है, मतलब क्योंकि उसने सिर्फ पावर की बात कर रहा है कि यहाँ कितनी पावर चढ़ी हुई है। यहीं अगर डायमेंशन ऑफ टाइम पूछ लेता तो क्या आंसर देता? -2 -2 नहीं, -2 ध्यान रखना। -2 सर। Yes sir, sir -2 sir, -2. You have to give specific, क्योंकि t की पावर 2 और t की पावर -2 बहुत फर्क हो जाता है। एक हो जाएगा सेकंड स्क्वायर और एक होगा पर सेकंड स्क्वायर, मतलब बदल जाएगा, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? Yes sir. ओके गुड। अच्छा जरा देखो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार फिर से, किस चीज का? मतलब एल वाला। हाँ, एल वाले में देखो बेटा, मैंने ऐसी बात करी कि जब ये जी की बात करते हो तो जी की डायमेंशन तो एक्सेलरेशन के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में जब मैंने डायमेंशन लिखी, पूरा फॉर्मूला लिखा, डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज LT - 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब ये सोचो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है मुझसे। डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पूछा उसने, क्या पूछा? राइट डायमेंशन ऑफ लेंथ। अच्छा, लेंथ में अगर मैं देखूं तो टाइम का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपसे सिर्फ लेंथ के बारे में पूछा है। तो देखो लेंथ की कितनी पावर चढ़ी हुई, लेंथ के ऊपर कितनी पावर है? 1। तो मेरा डायमेंशन हो जाएगा 1, दैट्स इट। अच्छा, अगर वही पूछता टाइम के लिए क्या आंसर होता? तो टाइम के लिए 2 -2। ठीक, गॉट इट? ठीक ठीक, यस सर। अच्छा, कुछ और
क्वेश्चन जिनके डायमेंशन, वैसे तो ये बहुत तुम्हें मिल जाएंगे अपने मॉड्यूल्स में, लेकिन कुछ कुछ अपन बताते हैं। जैसे बात करते हैं स्ट्रेस की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, राइट डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। डायमेंशन फॉर्मूला है या डायमेंशन से बोल सकता है सिर्फ फॉलोइंग। पहला उसने बोल दिया स्ट्रेस, दूसरा बोल दिया स्ट्रेन, ठीक है, तीसरा बोल दिया यंग्स मॉड्यूलस। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। नाम सुने क्या इसका, किसी का भी नाम? ये तो सुना ही होगा, दिन भर स्ट्रेस और स्ट्रेन का नाम सुने सर, दोनों का नाम सुने। ये मोटर का नाम है। जवान आदमी का नहीं नाम सुना? कोई दिक्कत नहीं। देखो स्ट्रेस तो सभी ने सुना होगा, तो वेरी फ्रैंक बहुत स्ट्रेस हो जाता है ना। स्ट्रेस हो रहा है अभी, ठीक। खैर इसके फॉर्मूलेज मुझे बताने हैं, इसलिए मैंने ऐसी बातें करी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी कैन गो विथ प्रेशर तो अपन ने कल कर ही लिया था। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ठीक, और लें अपन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसे नाम दूंगा, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी, वेवलेंथ, चलो कितना जो भी आता है ट्राई करो, ठीक है। जो भी आता है, नहीं भी आता है तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों के फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज का डायमेंशन लिखने के लिए आई हैव टू गेट टू इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर पता होगा तभी उनकी यूनिट्स के बारे में सोचोगे, और यूनिट्स जब पता लगेंगी तो उसके बारे में फिर उनको बेसिक फंडामेंटल सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो आता है जैसा आता है, जैसे टॉर्क शायद आ सकता होगा, वेवलेंथ के बारे में पता होगा, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आता लेकिन वेलोसिटी तो पता होगा एटलीस्ट, ठीक है। एक नाम और दे देते हैं अपन, एक नहीं दो नाम दूंगा मैं। एक दूंगा टेंशन और एक दूंगा सरफेस टेंशन, दोनों अलग चीजें। देखो फिजिक्स में जितने फॉर्मूले हैं सारे लगाए जा सकते हैं, कोई भी कहीं से भी आ जाता है डायमेंशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमें तो सारी फिजिक्स पढ़नी चाहिए फिर उसके बाद में डायमेंशन वाला चीज अटेंड करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर तुम देखोगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको नए नए टर्मिनोलॉजीज दी जाएंगी, उसमें आपको उसके फॉर्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, कि हाँ इसका फॉर्मूला ये होता है, तो आप निकाल सकते हो। देखो मैं कुछ कुछ फॉर्मूले बताता चलता हूँ। स्ट्रेस एक्चुअली ऐसा होता है, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एफ आर लिखा है मतलब वो रिस्टोरिंग फोर्स की बात करता है, इसकी बात करता है रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ऐसे सोचो कि आप, अगर आपको किसी ने दोनों तरफ से पकड़ के खींच दिया ऐसे, ठीक है, अगर आपको खींच रहे हो तो आपको क्या हो रहा होगा, दोनों तरफ से खिंचाव महसूस हो रहा होगा, होगा नहीं होगा? आप क्या चाहोगे, इस पूरे सेगमेंट के चेंज को अपोज करना चाहोगे, ठीक है। अगर आपको बाहर की तरफ फोर्स लगाया जाता है तो आप किधर खींचोगे, आप किधर जोर लगाओगे, बाहर वाले आदमी से अंदर की तरफ। तो कोई भी इलास्टिक मटेरियल या कोई भी मटेरियल अगर उसको खींचते हैं तो वो क्या करता है, अपना शेप को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, वहां पर डेवलपमेंट होता है स्ट्रेस का। तो आपके लिए तो अभी सिंपली ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया ही है, आप तो ऐसे समझे। तो फोर्स अपॉन एरिया का तो मतलब जो प्रेशर होता है वही सेम चीज आ जाएगी। तो अब तो शायद इसकी डायमेंशन निकालना कोई बड़ी काम नहीं है, ठीक।
स्ट्रेन की बात करी जाए तो स्ट्रेन होता है बेटा, अभी तो हम लोग जो भी एक चीज ले लेते हैं दैट इज डेल्टा एल बाई एल, वैसे ऐसे भी नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनो, चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। एल होगा कि एल स्क्वायर हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, जीरो हो जाएगा? कॉमन सेंस एल होगा सर। एल होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर 5 मीटर में से 2 मीटर घटाता हूं तो कितना आएगा? 3 मीटर। 3 मीटर, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं हो जाएगा कि 5 मीटर माइनस 2 मीटर सर 3, डायमेंशन खत्म। या ऐसा नहीं होगा 5 मीटर माइनस 3 मीटर सर 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा काम नहीं किया जाता। तो चेंज इन लेंथ हो चाहे लेंथ हो, बात तो एक ही है, उसकी डायमेंशन क्या रहने वाली है? लेंथ ही रहेगी। तो स्ट्रेन के केस में ऊपर में भी लेंथ है और नीचे में भी लेंथ है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा डायमेंशन का? 0। मतलब उसको 0 नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि डायमेंशन लेस बोल सकते हो आप इसको। तो इसका जो आंसर हो गया ये तो सीधा सीधा डायमेंशन लेस हो गया। अच्छा डायमेंशन लेस ऐसे भी लिखते हैं और इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, M0 L0 T0, ठीक है, कई जगहों पे इस तरह से, ज्यादातर ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो तीनों पावर पे 0 लगाने का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया वो। अरे कुछ समझ में आ रहा है? सर समझ में नहीं आ रहा सर। क्या हुआ बेटा? सर समझ में नहीं आ सर, डायमेंशन लेस कैसे हुआ सर? डायमेंशन लेस बेटा ऐसे हुआ, देख ऊपर में क्या है बेटा? चेंज इन लेंथ है, क्या है? चेंज इन लेंथ। इन तो चेंज इन लेंथ, लेंथ यस का सर। ऐसी बातें होंगी कि ऊपर की डायमेंशन क्या रहने वाली है? लेंथ ही रहेगी, ये समझ में आता है? चेंज इन लेंथ, दो लेंथ में से डिफरेंस लोगे तो अभी तो क्या निकल के आएगा? लेंथ ही निकलेगा, यस सर। है ना। और नीचे में ओरिजिनल लेंथ है तो उसकी भी डायमेंशन क्या होगी बेटा? लेंथ ही होगी। यस सर। तो अब ये तो कट गया, क्या रह जाएगा? सन्नाटा। सर 0। हाँ 1 सर 1। यस सर। 1 नहीं, मतलब उसको यस सर। डायमेंशन लेस बोलते हैं, कुछ बचता नहीं है उसमें, ठीक है। ओके सर। 1 इज क्या? एल की पावर 0 लिखोगे तो अभी तो 1 ही है, ये समझ में आता है? यस सर। यस सर। तो क्या बन जाता है? इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, M0 L0 और T0। क्लियर? ओके यस सर। गुड। अब ये बताओ स्ट्रेस का, बताओ स्ट्रेस का। चलो 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 चलो। फोर्स रिस्टोरिंग अपॉन एरिया, ये प्रेशर के बराबर ही आ जाएगा, ध्यान रखना। और प्रेशर की डायमेंशन हम लोग पिछली क्लास में निकाल चुके हैं, दैट वाज समथिंग लाइक, मैं पीछे से कॉपी मार रहा हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्टिंग, मुझे भी याद नहीं, याद नहीं रखना अपने को चीजों को, ठीक है। पहली बात, रट्टाबाजी खत्म, रटने से काम नहीं चलेगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो रटनी पड़ती हैं, ज्यादा नहीं। ML-1 T-2 आ रहा है शायद, चेक कर लेना एक बार, कर सकते हो ना। फोर्स का पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक। इसके बाद में तीसरा क्या है बेटा? यंग्स मॉड्यूलस, ये तो नया ही नाम सुना होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था अपना यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस कुछ नहीं होता, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। अच्छा स्ट्रेस की तो डायमेंशन निकाल के बैठे हो, कितना था? ML-1 T-2, मैं ऊपर से ही देख रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर ने रट लिया, सर को सब याद आया, हमें याद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप निकाल सकते हो, 1 मिनट लगेगा, सही। तो प्रेशर हो गया ML-1 T-2, और स्ट्रेन की क्या थी बेटा डायमेंशन? 0, M0 L0 T0, यस सर।
M0 L0 T0 तो सेम ही हो जाएगा, ml-1 t-2। T-2 यस। दिस इज यंग्स मॉड्यूलस। बोलो इसमें डाउट है तो। यस तो एंगुलर मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो जैसी बात है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम का क्या होता है बेटा डायमेंशन, मतलब डायमेंशन क्या फॉर्मूला अगर बोलो तो m इंटू वी होता है शायद, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं ना तो उसका बेटा फॉर्मूला होता है एम वी इंटू आर। क्या हुआ, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी बेटा मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। आर इसमें होता है बेटा, ऐसे समझो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अभी तो फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए डिस्टेंस ही है। ठीक, अब बताओ इसका डायमेंशन निकल जाएगा, सिंपल। मास का तो बेटा होगा m, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड, दैट इज LT-1 मीटर पर सेकंड, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका तो L होना ही है। तो देखो क्या हो जाएगा ml2 t-1। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, पांचवा क्या था, टॉर्क। अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला तो बताओ कोई। LL2 T⁻²। ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या था, मतलब सिंपल अगर बेसिक फंडामेंटल पूछें कि क्या फॉर्मूला बनता है, टॉर्क कैसे डिफाइंड होता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस करेक्ट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझें। ठीक है, मतलब ऐसी बातें की जाएंगी r क्रॉस f। ठीक है, अभी तो बाद में बात करोगे, r इंटू एफ। ठीक, बोलो क्या लिखोगे, लेंथ का तो हो गया, मतलब डिस्टेंस का हो गया l, और फोर्स का होता है बेटा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन। अगर बात करें तो kg होता है m, मीटर होता है l, और पर सेकंड स्क्वायर t-2। कितना हो गया ये ml2 t-2। सही है यहाँ तक, टॉर्क तक किसी को किसी में डाउट है तो पूछो अभी तक। क्लियर है यहाँ तक कोई भी? ओके, नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तो पहली बार नाम सुना होगा। ठीक है, तो सिक्स्थ वाला जो है बेटा उसका है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी समझते हो क्या मतलब होता है विस्कोसिटी का, मतलब विस्कस, नाम भी सुना है कभी विस्कस? वेलोसिटी है सर। नहीं, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी और विस्कोसिटी अलग चीज है। विस्कोसिटी इस गाढ़ापन है, ऐसे समझो जैसे पानी को फैलाओ और एक शहद को फैलाओ, कौन मुश्किल से गिरेगा? शहद। क्यों? शहद। क्यों? गाढ़ा होता है। गाढ़ा होता है, दैट इज द मेजर ऑफ विस्कोसिटी, उसी को अपन लोग बोलते हैं। ठीक है, दैट इज विस्कस फोर्स, वहां से शुरू हो रही है टर्म। समझ आ रहा है? खैर अभी समझना कुछ है नहीं, इसका फॉर्मूला ऐसे याद रखो, ये ऐसा होता है, फोर्स बराबर फोर्स विस्कस बराबर 6 पाई नीटा आर वी। ये टर्म है, इसे बोलते हैं नीटा। नीटा बोल दो, नीटा यार छोड़ो। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको अपन बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि कई जगह पे तुम्हें इससे, इस फॉर्मूले से रूबरू होना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, तो उस टाइम पे घबराओ नहीं, इसलिए मैंने इसकी बात करा दी है यहाँ पर। ठीक है, नहीं भी कराता तो भी चल जाता। ठीक, मुझे इस पर्टिकुलर नीटा की डायमेंशन पूछी है, क्या निकाली जा सकती है? क्या बेटे? सर एफ जी क्या है?
v बेटा सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, इसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? ठीक है। 6 पाई को तो बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक, ये तो नंबर है, 6 भी नंबर है, पाई भी एक नंबर। आर होता है बेटा रेडियस, ध्यान रखें, रेडियस ऑफ स्फीयर होता है वैसे, और वी होगा अपना वेलोसिटी। क्या होगा? वेलोसिटी। क्या अब यहाँ से आप लोग नीटा की डायमेंशन निकाल पाओगे? नीटा कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा एफ वी अपॉन आर इंटू वेलोसिटी। 6 पाई की तो कोई डायमेंशन होनी नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। सॉरी 6 पाई नीचे आएगा। क्या निकाला जा सकता है इसके बाद नीटा की डायमेंशन? अच्छा, विस्कस फोर्स हो चाहे फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स ही होता है, ये समझ में आता है। उसका ये मत सोचने लगना कि सर उसका कोई और डायमेंशन होगा। इसीलिए तो मैंने बोला था कि डायमेंशन की बातें इसलिए सही होती है कि फोर्स है तो फोर्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसको नापा किस में जाएगा? न्यूटन में ही नापा जाएगा। उसकी डायमेंशन नहीं बदल रही, उसके एस्पेक्ट्स बदल रहे हैं, किसकी वजह से आ रहा है वो चीजें बदल रही हैं। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्या था? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होगा खुद उस सोचो, टर्म पे मत जाओ कि क्या नाम लिखा हुआ है, टर्म तो बहुत सारी मिलेंगी इस चैप्टर में अजीबोगरीब। क्या मतलब निकलेगा इसका? क्या होगी ये? वेलोसिटी ही होगी ना, नाम बदलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है बताओ डायरेक्ट? LT - 1 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आया? क्योंकि वेलोसिटी का होता है बेटा मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसके बाद क्या था बेटा बताओ? 8वां नंबर, वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या यूनिट होती है बताना जरा? मीटर। तो क्या हो जाएगा जी सोचो? लेंथ सिंपल, वेवलेंथ इज मीटर। ये तो पढ़ा भी होगा शायद, शायद पता नहीं कौन सी क्लास में आता है, साउंड वाउंड वेव जहाँ पे होंगी वहाँ पे बताया जाता है शायद ना, कभी ना कभी छोटी क्लासेस में वेवलेंथ वगैरह की बातें की गई होंगी। ठीक, ब्रह्म अभिजीत म्यूट हो, कहाँ है? अच्छा, अगला क्या है? टेंशन। टेंशन क्या होता है? टेंशन इज इन द कैटेगरी ऑफ फोर्स, ऐसे समझे, इट इज फोर्स। तो इसकी डायमेंशन किसके बराबर होने वाली है? टेंशन की अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ तो वो फोर्स की डायमेंशन के बराबर ही होगा, ठीक है, विच इज नथिंग बट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अगर मैं डायमेंशन लिखूं। ठीक, तो डायमेंशन अगर लिखोगे इसकी तो क्या हो जाएगी? mL/T-2। और लास्ट है बेटा सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो खुद सोचो, फोर्स का तो हो गया अपना mL/T-2 अपॉन लेंथ L mt-2। अच्छा, इतना सारा क्वेश्चंस कराने का सेंस क्या बन रहा है वो ये बताना चाह रहा हूं मैं कि इनमें से तुमने बहुत सारी टर्म तो नाम ही नहीं सुने होंगे, ये समझ में आता है। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला बता दिया जाए उसका बहुत बेसिक, क्या तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो कि उसकी डायमेंशन क्या होगी? समझ आ रहा है? तो पहला जो चैप्टर है ना टोटली, जो हम इसी को फर्स्ट मानते हैं, इससे पहले वाला चैप्टर कुछ भी मतलब नहीं है। अगर इस फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर बच्चे से हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ही शुड हैव ऑल द नॉलेज ऑफ द फिजिक्स, बट ही शुड हैव अ बेसिक कॉमन सेंस कि हाँ भैया, मैं अगर फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो
आप उसकी हेल्प से डायमेंशन जरूर निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? Yes, अच्छा, sir. एक टर्म सुनना, मैं ऐसा बोलता हूं कि किन्हीं भी दो क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होने का मतलब क्या ये जरूरी है कि दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे? नो सर। No, sir. कोई जरूरी नहीं है। डायमेंशन देख के क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि दोनों तरफ एक ही बात लिखी हुई है, मतलब दोनों तरफ एक ही फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है? नहीं, नो हो सर। भी सकता है और No, sir. नहीं भी। नहीं दे सकता। पॉसिबिलिटी है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। हम ऐसे इसको बनते हैं, लिखते हैं कि इफ dimensional formula of two quantities are same, this does not imply that both quantities are same physical quantity. एग्जाम्पल दो, एक ऊपर में ही अपने को मिल गया होगा, जैसे प्रेशर और स्ट्रेस था, अगर तुम्हें याद हो तो, प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है। तो प्रेशर का भी अगर तुम देखोगे, प्रेशर एंड स्ट्रेस दोनों की डायमेंशन सेम आई थी, पर दोनों एक बात नहीं बताते, अलग अलग चीजों को बताते हैं, ठीक है। बोलो। Yes, sir. अच्छा, एक और मिला होगा, देखें अगर मैं तुम्हें बताऊं, यहीं पर पड़ा होना चाहिए। टॉर्क के बारे में देखो, टॉर्क की डायमेंशन क्या है देखना। Torque ML2T-2. ML2T-2। अच्छा, सेम देखना एनर्जी और वर्क की जो निकाली थी अपन ने, वो कितनी आई थी? वर्क की देखो, एनर्जी का भी वही है। हाँ, एनर्जी और वर्क का भी वही है और टॉर्क का भी वही है। और देखा जाए दोनों एक बात नहीं है, बहुत अलग अलग अंतर है दोनों में। टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, दैट इज टॉर्क। जैसे कुंडी वगैरह खोलते हो, फ्रिज का दरवाजा खोलते हो, तो उसमें क्या लगता है? टॉर्क लगता है, ठीक। एंड अगर वर्क की बात करूं या एनर्जी की बात करूं, तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया। ये समझ में आ रही बात? तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दोनों के फंडे अलग हैं, समझ आ रहा है? बेसिक फॉर्मुलेशन में उनका एक दूसरे का फैक्टर है, लेकिन दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकता है। ये समझ में आ रहा है? ओके, गुड। और किसी को डाउट इसमें यहाँ तक? ओके, गुड, नाइस। अनुराग, और कोई डाउट है क्या तुझे बेटा? No, sir. हो गया. अच्छा, तो लोअर भी कर दिया कर, हैंड रेज करा था ना तूने, उसके बाद लोअर भी करा जाता है, ठीक है। Okay. हाँ, वो लगता रहता है, नहीं तेरे को डाउट है कुछ ओके, Sorry, sir. कोई दिक्कत नहीं, अभी धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, हम भी लोग भी एडजस्ट हो ही रहे हैं सब चीज़ों में, ठीक। अब सोचो, अब मैंने कुछ कुछ बातें करी डायमेंशंस की, राइट, ठीक है। कुछ कुछ बातें करी हमने, यूनिट्स की बात करी थी, बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ क्वांटिटी की बात करी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करी जाएगी, ठीक है, बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट के भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं और उनमें से भी कुछ वाइडली एक्सेप्टेड हैं, और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए यूनिट्स की, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है, वैसे तुम समझ जाओगे, बहुत बेसिक सी बात, फील करना, ठीक है। बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कितने तरह के यूनिट सिस्टम्स हैं, कुछ पता है क्या? सबसे ज्यादा नाम तो शायद एसआई का है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, नाम सुना है? Yes, sir. हाँ, MKS system. हाँ, Yes, sir. एसआई, एमकेएस, ईजीएस, एफपीएस, ठीक है। ऑल दो
आई विल से कि ये जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है। इसे बोलते हैं हम सिस्टम इंटरनेशनल है। कुछ कुछ फ्रेंच टाइप का है कुछ कुछ वर्ड, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम करके है, उस पर ऐसे भी लगा हुआ मिल सकता है कई कई जगहों पे, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो इसका पूरा फुल फॉर्म यही है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बता रहा है, ठीक, कि इसमें जो भी क्वांटिटीज अपन ने डिफाइन करी, जैसे कि आप लेंथ को किस में नापते हो, मीटर में नापते हो, मास को किस में नापते हो, केजी में नापते हो, ठीक है। ये सब किसने मानी गई है, वैल्यूज हैं SI सिस्टम में मानी गई, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम एक, इसके बाद में जो सेकेंडरी सिस्टम जो यूज होता है जैसे हम बोलते हैं CGS, ये भी नाम सुना होगा, CGS सिस्टम। इसका फुल फॉर्म, हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये कहाँ काम आता है, जनरली कुछ कुछ जगहों पे काम आता था, जहाँ पे जैसे यूरोपियन कंट्रीज थी वो सब लोग भी यूज करते थे ये लोग, ठीक है। तो कुछ कुछ जगहों पे CGS सिस्टम का भी वैल्यूज गिवन होगा। तो फिजिक्स के अंदर में दो ही जगहों पे यूनिट्स का सिस्टम ज्यादा चलता है, पहला SI सिस्टम, SI यूनिट सबकी गिवन होती है, ठीक है। दूसरा होता है CGS, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन भी हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि हम लोग एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो भी एक क्या तरीका है, वो भी एक डायमेंशन की हेल्प का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि डायमेंशंस की हेल्प लेंगे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, समझ आ रहा है। पर उससे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स को तो समझें। एक बहुत लेस यूज्ड होता है FPS सिस्टम। खुद सोचो क्या क्या होगा इसमें, फुट, पाउंड, सेकंड। फुट बोलो या फीट बोलो, फीट होगा ज्यादा, फुट थोड़ी होता, फीट होता ना, 6 फीट 7 फीट या ओके, फीट पाउंड सेकंड, ठीक है। ये भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, ऑल्दो इट्स नॉट यूज्ड एज मच। जितना आपको SI और CGS मिलेंगे ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, एक तो SI मिलेगा, एक CGS मिलेगा। FPS तो मतलब रेयर है, कभी चांस भी नहीं है, उस तरह के सिस्टम आपको मिलेंगे भी नहीं, बहुत पुराने हो चुके हैं। फीट वीट में आजकल हम लोग हाइट भी नापना बंद कर दिए हैं। जैसे तुम अगर कभी बाद में फॉर्म वगैरह भरोगे मिलिट्री आर्मी इन सब का, कभी बाई चांस भरने का मौका मिले तो उसमें हाइट भी इन सेंटीमीटर्स या मीटर्स में बोलने को दी जाती है, देखा हो किसी का फॉर्म अगर देखा हो तो, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा जाएगा, आजकल फीट वगैरह में हाइट वगैरह थोड़ी कम हो गई है। उसका रीजन ये है कि FPS सिस्टम बहुत पुराना है, ठीक है। पाउंड्स में अभी तक चलता है कहाँ पर, बाहर में, वेट, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत पहले से उसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब वो सब चीजें पाउंड्स में चलती हैं। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रीजन के अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो सकती हैं, समझ आ रही बात। एक और है MKS, देखा जाए तो ये काफी हद तक SI यूनिट के साथ में ही है। क्या होगा, मीटर, किलो सेकंड, हाँ, किलोग्राम, किलो नहीं है किला, किलोग्राम सेकंड, ठीक है। ये देखोगे तो ये तुम्हारा काफी हद तक SI सिस्टम से साथ ही मैच करता है, ठीक है। तो SI सिस्टम इसी से डिराइव्ड है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक। तो बेसिकली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपने सामने हैं, CGS, FPS एंड MKS। इनका एक जनरलाइज स्टैंडर्ड अपने पास में है जो कि वाइडली एक्सेप्ट होगा, कहीं भी लिख के आओगे गलती नहीं मानी जाती, दैट इज SI सिस्टम, ठीक है। अब ये बताओ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, कुछ लॉजिक तो, क्यों बनाया हमने एक पर्टिकुलर सिस्टम, ऐसे जनरलाइज सोच के बोलो कि क्या दिक्कतें आ रही होंगी। ताकि अलग अलग में कंफ्यूजन ना हो। यस, पहला चीज तो टू रिड्यूस द कंफ्यूजन, पहली चीज। दूसरा, सर पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही यूनिफॉर्मिटी सिस्टम मेंटेन करने का के लिए। यूज हो। देखो ऐसे समझें कि हमने कभी भी किसी चीज की यूनिट की बात करी तो जितने पुराने समय में जाओगे उतना ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स निकलते चले आएंगे। जैसे मैं कल या परसों के लेक्चर में ही बोल रहा था कि जब लेंथ की बात करते हैं तो पुराने जमाने के लोग काफी अलग अलग टाइप की टर्म्स यूज करते हैं। कदम भी यूज करते हैं कि यहाँ 100 कदम की दूरी पर है, कई बोलेंगे 50 कोस दूर,
50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है, ठीक है। तो इस तरह के भी टर्म्स आते हैं, सही। तो वो पुराने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनको अब लोग हम वाइडली स्प्रेड नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो पहले क्या होता था, बहुत सारे कबीले होते थे, छोटे छोटे एक ट्रेडिशंस ग्रुप्स थे, ठीक है। अब उसमें एक सरदार होता था या एक राजा होता था जिसके हिसाब से सारी चीजें चलती थी। उसने बोल दिया कि आज से इसका नाम ये है तो उसका नाम वही हो जाएगा, ठीक है। राजा के कदमों के हिसाब से भी आप लेंथ नापना शुरू कर देते थे, ठीक है। उसको मीटर लेना शुरू कर देते थे। पहले सुना भी होगा कि तोल दिया जाता था, राजा को सोने में तोल दिया, ठीक है। ऐसी बातें कर दी जाती थी, ठीक है। तो वेट का भी मेजरमेंट किस तरह से चल रहा है कि इतना सोना दिया कि राजा को तोल दिया, ठीक है। तो देयर वाज नो एक डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं था कि हमें पता ही नहीं था कि कितना कितना। क्यों? एक राजा को तोलना, एक साला सूखा हुआ राजा है और एक तोंदू राजा है, दोनों में तो डिफरेंस आ जाएगा, बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही बात थोड़ी रहेगी, ठीक है। तो एक सेगमेंट को बनाना, एक फिक्स स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना कि कोई डिस्पेरेंसी ना रहे, सही है। दो अलग अलग चीजों में कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई बोलता है 1 किलोमीटर इतना होता है, कोई बोलता है 1 किलोमीटर इतना होता है, तो ये बात सही थोड़ी है। ये तो दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी, समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क रहेगा। इसलिए पहली चीज, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा है? रिक्वायरमेंट सबसे पहला जो जैसा एक टर्म बोला गया, टू रिड्यूस मास कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन रोकने के लिए। दूसरा, टू रिड्यूस द अमाउंट्स ऑफ यूनिट्स, मतलब बहुत सारी यूनिट्स होती जा रही थी, जो आदमी आता था वो अपनी एक नई यूनिट बना देता था, ठीक है। कोई कैसी भी यूनिट बना रहा है, कोई मतलब नहीं, दुनिया में 50 का जो करोड़ों स्केल बन गई एक ही चीज के लिए, तो आदमी तो पागल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, खुद सोचो, टू क्रिएट अ बेसिक स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड वर्ल्ड वाइड। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो काम बाहर में जाके अगर पब्लिश करें तो उनको वो चीज समझ में ही ना आए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स करना जरूरी था, जिससे क्या होता कि आप अपना वर्क को बाहर लेके भी जाओगे और उसको पब्लिश करने की कोशिश करोगे, बताओगे लोगों को, तो उनके समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रही बात? बाकी छोटे मोटे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, साफ बात तो यही थी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बनाने का एक ही मतलब रीजन ही था कि मतलब इतना सारा, जितने लोग उतनी बातें को खत्म करना। मतलब अगर एक लाइन में लिखा जाए, जितने लोग उतनी बातें नहीं करनी है, नहीं चलेगी, ये खत्म करना था मुझे, ठीक है। इसीलिए मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करना शुरू करा। लॉजिक, कॉमन सेंस है, कोई आदमी आ रहा है कुछ भी बोल रहा है, जैसा भी व्हाट्सएप पे कुछ भी हो जाता है, ठीक है, ये खा लो कोरोना खत्म, ठीक है, ऐसा काम नहीं। तो वो काम को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, एक पर्टिकुलर संस्थान बनाना पड़ेगा, और वो संस्थान का ही नाम क्या पड़ा? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और जिसे अपन ऐसा ही सिस्टम भी बोलते हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फिक्स कर लिया गया है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास में एक स्केल है, तो स्केल इज अ रेप्लिका, से ये समझ में आता है कि एक कहाँ से कंपैरिजन चल रहा होगा कि जो ओरिजिनली आपने इसको माना है कि हाँ भैया आज से हम इस चीज को 1 मीटर मानेंगे, ये हमने बोल दिया। अब ऐसा नहीं कि एक आदमी इससे 1.5 गुनी स्केल ले आया, वो कह रहा है कि मैं 1 मीटर इसको बोलूंगा, तो वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट पे बेस्ड है, जिससे हम लोग कंपैरिजन कर करके और इसके रेप्लिकास बनाना शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमने स्टैंडर्ड लिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए, या चेंज होना चाहिए तो लोगों के मत से होना चाहिए। एक बार आपने जो डिसाइड कर दिया वो फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो चेंज ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने एक जगह बना रखी है, वहां पर हम लोगों ने प्रॉपर कंट्रोल्ड कंडीशंस में एक सारी चीजें रखी हुई हैं,
मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे लेंथ 1 मीटर इसको मानेंगे, वो आपने बना के रख दिया। अब कभी भी दिक्कत होगी कि हम लोगों का मेजरमेंट्स बिगड़ना शुरू होगा तो हम उससे कंपेयर करेंगे। वो सबसे प्योर सेगमेंट है कि हमने इसको 1 मीटर माना था उस टाइम और इसी के ऊपर सारी कैलकुलेशन करी गई। समझ आ रहा है? सेम चीज है, 1 kg का बांट भी होगा तो वो भी आपको वहां पर स्टैंडर्ड यूनिट्स में मिलेगा। समझ आ रही बात? तो उसको कंजर्व करके रखना हमारे लिए जरूरी है। और वो कहाँ है? बाहर में है, अब मैं जगह भूल गया, ठीक है, नाम कहाँ था, लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए कि वो ऐसा ही सिस्टम के अंदर में वो फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है जिससे उसका डिग्रेडेशन ना हो, क्योंकि रखी रखी चीजें भी खराब हो जाती हैं। जंग लग गई, थोड़ा सा साफ किया, ऊपर से झाड़ू पोंछा लगा दिया उस पर, तो ऊपर का सारा मटेरियल निकल गया, जो 1 किलो था वो 950 ग्राम रह गया, खेल खराब। अगली बार से आम खरीदने जाओगे तो 1 किलो नहीं मिलेगा, 950 ग्राम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड बनाने का रिक्वायरमेंट समझ में आया क्यों हमने बनाया? क्लियर हुई बात? ओके, कोई डाउट है? अभी पूछो। गुड। अब इसमें ये भी था कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड यूनिट स्टैंडर्ड। एक यूनिट स्टैंडर्ड को बनाने के लिए उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने जो भी चीज बनाई, जैसे मीटर को माना होगा, किलोग्राम को माना होगा, तो उसके लिए डिसाइडिंग करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो लिए होंगे ना, या भैया कि अगर मैं ऐसी यूनिट बनाऊं तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंस होने जरूरी है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने जरूरी है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि चीज बदले नहीं, कांस्टेंट रहे, ठीक है। आपने 1 मीटर जो अज्यूम किया, उस चीज की लेंथ बदले नहीं। अगर लेंथ बदल गई तो आज जो 1 मीटर है कल वो 1.5 मीटर का हो गया तो खेल खराब हो जाएगा। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट में कंसीडर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल मैं हर साल लेता हूँ। जैसे मान लो आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, अभी 2री 3री क्लास के, ठीक है। उसमें आपके पैर का साइज बहुत कम होगा, तो अगर आप मूव करते हो और आप बोलते हो कि हाँ मेरे घर में मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाऊं तो उसमें मुझे 100 कदम लगते हैं। कितने लगते हैं? 100 कदम, ठीक है। अब आप बड़े हो गए, 10-20 साल बाद वेंडे हो गए, ठीक, और आपकी हाइट हो गई खली जितनी, 7 फुट, ठीक। अब क्या वही 100 कदम में आप अपना घर नापोगे या और कम हो जाएंगे कदम? कम हो जाएगा। कम होंगे, कॉमन सेंस है। तो आपने अगर कदम को एक सिस्टम ऑफ यूनिट मान लिया तो वो सही बात होगी कि गलत होगी? बहुत गलत चीज है, समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग एक कांस्टेंट नहीं मान सकते क्योंकि वो वेरिएबल है। नेचर में कैसा है? वेरिएबिलिटी। पहले राजा के हिसाब से सारी चीजें चलती थी कि राजा के कदम के हिसाब से डिस्टेंसेस नापनी शुरू कर दी। अब राजा बड़ा हुआ, उसका पैर छोटा हो गया, ठीक है, तो काम खराब हो गया। पैर छोटा हो सकता है क्या? बताओ। नहीं। हो सकता है यार, नहीं सर। घिस जाए तो, कट जाए तो, ठीक है। तो दूसरी इसी बात पे आती है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबल भी होना चाहिए, मटेरियल आपका ड्यूरेबल होना चाहिए। जो भी आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो उसमें ड्यूरेबिलिटी होनी जरूरी है कि चीज बदले नहीं, पहली चीज, और ड्यूरेबल रहे, लॉन्ग समय तक रहे। अदरवाइज आपको बहुत जल्दी जल्दी अपने स्टैंडर्ड्स को दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा काम भी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा टर्म होता है, इसमें बोलते हैं बेटा फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब समझते हो? फीजेबल, कोई चीज फीजेबल कब होती है? अनम्यूट करके बोलें कोई बोलना चाहे तो। टर्म सुना है कभी ये नाम फीजेबल का? ओके, शायद मूव कर सके। अच्छा।
फीजेबल का मतलब होता है बेटा आसानी से मिल जाए, यस सर वही बात इजीली अवेलेबल फॉर यूज, मतलब आप आराम से उसको बना सको, कर सको, यूज कर सको। ऐसा नहीं कि आपने बना के रख दी यहाँ पे स्केल और यहाँ से दूर जा रहे हैं अफ्रीका में, वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं, ऐसा काम नहीं करना हो। फीजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपने जो भी स्टैंडर्ड बनाया वो सबके पास में आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आता है रिप्रोड्यूसेबल भी आता है, ठीक है, या रेप्लिकेबल भी बोलते हैं। रिप्रोड्यूसेबल स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग का इशू होता है। रिप्रोड्यूसेबल या रेप्लिकेबल भी बोलते हैं इसको, दूसरा वर्ड, मतलब इजी टू क्रिएट होना चाहिए। अगर आप उसको दोबारा बना ही नहीं पा रहे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ये समझ में आ रही बात? कोई मतलब ही नहीं बना उस चीज का। एक बार बना लिया दोबारा बनना ही नहीं है, एक बार वही वाला काम है, ताजमहल बना के रख दिया दोबारा बना ही नहीं, हाथ कटवा दिए सबके हैं। तो ऐसा रिप्रोड्यूसेबल वाला काम नहीं है, तो काम तो खराब हो गया। एक बार बना के रख दिया, ओ भैया क्या स्टैंडर्ड है, अब दोबारा बन ही नहीं रहा। आम आदमी के लिए काम ही नहीं आ रहा, तो ऐसी चीज का कोई लॉजिक नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पे हम को ध्यान देना होगा कि इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होनी चाहिए। तभी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को एक गुड यूनिट माना जाता है, उसके स्टैंडर्ड्स को वाइडली एक्सेप्ट भी। हाँ, एक और बढ़िया बात, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल, ये भी एक बड़ी बात है। मतलब जितने भी दुनियादारी के साइंटिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें हम बड़े लोग बोलते हैं, ठीक है, हमारे जैसे गरीबों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वो लोग एक्सेप्ट करें। क्या हुआ? कुछ बोला? एक तो आधा बोलते हो, आधे का बजाते, चलो कोई नहीं, लेट मी कंटिन्यू। वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल मतलब इट शुड बी अप्रूव्ड बाय अ लॉट ऑफ, कह सकते हैं सर्टिफिकेशंस वगैरह में अप्रूव होना चाहिए उसको, लोगों के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ भैया हम इसको मानेंगे। अगर मान ही नहीं रहे हो तो फिर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बना के कुछ नहीं उखाड़ सकते, साफ बात है। आपने बना के तो रख दिया, लोगों को लगा वाह मजा आ गया, ठीक है, कि आज से मैं अपनी एक नई पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। एक दो बच्चे हैं आपके सीनियर में पीरियोडिक टेबल ही बना के बैठे, नहीं नहीं, ठीक है, तो उसमें भी कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है कि वो तो कह रहा है सर हाइड्रोजन कोने में नहीं रखूंगा, मैं नीचे ले जाके रखूंगा, तो कोई सेंस बनेगा क्या? आदमियों को एक्सेप्ट भी करवाना आपको जरूरी है। आपने कुछ बना दिया, कोई इन्वेंशन कर दिया, तो लोगों के द्वारा वो एक्सेप्ट होना भी जरूरी है। कोई आदमी उसको यूज ही नहीं कर रहा तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा स्टेबल का या उस पर्टिकुलर यूनिट का। क्लियर हुई यहाँ तक बात? कोई डाउट है पूछें जुनैद भाई? जुनैद भाई कोई नहीं है, ओके। कोई डाउट है पूछो अभी फिलहाल, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो। हाँ यार सभी क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। थ्योरी थ्योरी जैसा चल रहा है, नहीं? ओके, अच्छा। अब रही बात, ये तो अपन ने बात करी थोड़ी थोड़ी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, कैसे क्या क्यों होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कैसी यूनिट्स को हम मानेंगे, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, ठीक है। ये सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने देख लिया, ठीक। अब बात आती है कि हम लोग लौटेंगे डायमेंशन के मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स पर, ठीक है। तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, ऐसे बोले, दोनों ही चीजें काम आ रही, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा काम आने वाली डायमेंशन के फंडे है, ठीक है। आई टॉक अबाउट फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? एक टर्म होती है ऐसे, रिप्रेजेंट ऐसे लगा देते हो ना, ये कचड़ा बराबर वो कचड़ा, ए बराबर बी, इस तरह की बातें करते हो,
क्या मतलब निकलता है इसका? दोनों आपस में बराबर है। क्या बराबर है? नंबर? दो टर्म्स जो भी लिखा हुआ है दोनों का वैल्यू इक्वल है। नहीं, अकेला हाँ, काफी वही। नहीं है। अकेला वैल्यू इक्वल करना काफी ऐसा नहीं लिख सकता मैं कि 1 kg। LHS और RHS में जो भी है सब बराबर है। ये सही बात है, या सॉरी ऐसे ऐसे भी नहीं, 1 kg बराबर 1 मीटर, क्या लिखना सही बात है? नहीं। ये गलत है। मतलब एक टर्म यूज होती है कि व्हाट यू से LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसी बातें करते आए होगे। यस सर। अ डे विद RD शर्मा, LHS बराबर RHS, देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा तो जरूर देखें, पढ़ाई में इतना भी मग्न ना हो। वैसे देखा होगा, सब आरामी होते हैं आजकल बच्चे ठीक है, तो LHS बराबर RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पार्ट ऑफ द इक्वेशन विल बी सेम। किस एस्पेक्ट में? दोनों एस्पेक्ट में, मतलब यू कैन से कि न्यूमेरिकल विथ यूनिट इन बोथ साइड आर इक्वल। पहली चीज ये समझ में आता, यूनिट्स के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अगर मैं क्लब करता हूं तो दोनों तरफ में बराबरी आती है। कोई भी अगर क्वांटिटी को मैं लिखता हूं, लेट अस से आई अज्यूम अ क्वांटिटी एज ए क्वांटिटी को लिखने का तरीका ऐसा लिखा जाता है n इंटू यू, वेयर n रिप्रेजेंट व्हाट? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूमेरिकल वैल्यू। और u क्या डिनोट करता है बेटा? यूनिट। अरे ऐसे ही लिखते हो ना किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को, 50 न्यूटन, 75 न्यूटन, ठीक है, 75 मीटर पर सेकेंड। तो 75 मीटर पर सेकेंड में 75 इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर पर सेकेंड इज इट्स यूनिट। क्लियर? ओके। अच्छा, अगर मेरे पास में इस तरह की इक्वेशन है a बराबर b, अज्यूम करना इफ, क्वेश्चन देते हैं, इफ a इक्वल्स टू b, तो मतलब मैं ऐसी बात लिख सकता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a with unit of a is equals to numerical value of b and unit of b। सही लिखा कि गलत? सही है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट दिया उसने, स्टेटमेंट 1, above implies that numerical value of a equals b, और स्टेटमेंट 2 है अपने पास में, above implies that unit of a equals, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एस और जी का मतलब समझ में आ रहा है? सही गलत, ठीक, बताओ, सोच समझ के बोलना है, ऐसे ही नहीं। बहुत इजी चीज पूछी है मैंने। स्टेटमेंट 1 क्या लगता है, सही कि गलत? गलत है सर। गलत है। और स्टेटमेंट 2? सही है सर। सही है। ओके, और कोई? दोनों सही लग रहा है। दोनों सही लग रहा है, गुड। और कोई सोच सर स्टेटमेंट 2 गलत लग रहा है। स्टेटमेंट 2 गलत लग रहा है। यस सर। और स्टेटमेंट 1 बेटे? ये सर स्टेटमेंट 2 गलत हो सकता है। वो सही लग रहा है सर। सही लग रहा है, गुड। ओके, तो बोलो, वन गलत दोनों होगा भी तो गलत गलत हो होगा, उसमें क्या टेंशन है, परेशान नहीं होना। सर हाँ बेटा, दोनों दोनों भी गलत हो सकता है। हो सकते अगर नहीं है, यहाँ कन्वर्जन करके कन्फर्मेशन देना बेटे, हो सकते हैं वाली कंडीशन नहीं, और वही वाला काम हो जाएगा, हो सकता है सर।
जैसे अगर 1 मीटर इक्वल 100 अभी बाद में सेंटीमीटर, पूछेंगे एक्सप्लेनेशन, रुक जा अभी। शांत शांत बबुआ। दोनों कंडीशन से सही गलत है। देखो बेटा, एक इक्वेशन अगर है गिवन है तो उसका एक ही रिजल्ट होगा, या तो सही होगा या गलत होगा, दो ही ऑप्शन है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ये गलत है, गलत है सर। देखा, तो फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड सही है। फिर उनको दोनों गलत है। ओके, जो बोल चुका आप शांत हो जाए, बाकी वो बोलना दो। बोलो बिना टेंशन के, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आंसर गलत नहीं करोगे तब तक सही नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। एक होता है अनअटेंशन, एक होता है अटेंशन। अटेम्प्ट करना नहीं सीखोगे तो डरते रहोगे, कभी आंसर नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। बोलो गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन में क्या है? सर दोनों स्टेटमेंट गलत। दोनों स्टेटमेंट गलत है। statement गलत। ओके, एक बच्चे का और आया रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज लिखूंगा, देखना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये दोनों स्टेटमेंट से सर यही देखते हो। बोले थे हम भी। हाँ, तो मैंने तभी रोक दिया ना, बाकी सब सही बता देते फिर। अब बताओ, क्या दोनों सही कि दोनों गलत, या एक सही एक गलत? बताओ क्या होना चाहिए। दोनों गलत है। दोनों गलत है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो, यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बोलूंगा Na की तो वो तो 1 है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू B की बोलूंगा तो क्या आएगा? 100। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, यूनिट इधर है क्या? मीटर, और इधर यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, वो भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला इम्प्लाई का मतलब समझो। पहली चीज, इम्प्लाई का मतलब होता है कि हर कंडीशन में सही। इम्प्लाइज का मतलब होता है हर कंडीशन में सही। इस वर्ड का भी मतलब समझ में आना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा टर्म है। ठीक है, इम्प्लाई का मतलब ये होता है कि ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है अगर उनको ट्रू मान लिया जाए तो उसकी वजह से ये डिडक्शंस हो रहे हैं, और ये हर कंडीशन में सही होंगे। समझ आ रही बात? हमने एक कंडीशन में भी अगर गलत बता दिया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। समझ आ रहा है? इम्प्लाई का मतलब समझ में आया? इम्प्लाइज या इम्प्लाई का, क्लियर? तो हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि कभी भी इक्वेशन में, जैसे कभी कभार स्टेटमेंट दिया जा सकता है, ऐसा बोल सकता है कोई भी कि भैया कि एक इक्वेशन बराबर होने का मतलब ये है कि भैया इधर की न्यूमेरिकल वैल्यूज भी बराबर होती हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की, और यूनिट्स भी बराबर होती हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, उनका मल्टीप्लीकेशन सेगमेंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैं जैसे बात करता हूँ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इट इज टोटली करेक्ट। क्या ये इक्वेशन गलत है कि सही है? गलत, सॉरी, सही है ये। सही समझ है। में आ रहा है? लेकिन इनका इंडिविजुअल पार्ट्स बराबर हो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर हुई बात? दोनों बात एक ही लिखी हुई है। अरे कुछ समझ में आया? ठीक है, यस सर। अच्छा। यस सर। तो इक्वेशन का एक सेंस तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक चीज और, मैथमेटिक्स में एक टर्म और की बात करते हैं। पहले इस पे बात करें कि उस पे बात करें, सोचें। चलो, हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स विद डायमेंशन, मतलब ठीक है, डायमेंशन के लॉजिक से, विद डायमेंशंस लॉजिक, जो लॉजिक होता ही नहीं बच्चों में। ठीक है, दो चीजों को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आता होगा, जोड़ना और घटाना। और कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं मैथ्स में? जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हाँ, गुणाकार करना, भागाकार करना। उसके अलावा एक्सपोनेंट लेना। ठीक है, मतलब पावर में चढ़ाना, पावर लगाना। है ना, पावर में चढ़ाना। ठीक है, और फिर साइन कॉस भी आते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ बातें करता हूँ पहले। इंटीजर। ऐसे सोचो कि, हाँ क्या हो बेटा? एक क्वांटिटी है बेटा A, एक क्वांटिटी है B, ये मिलके देते हैं बेटा C।
एक टर्म आपने लिखी ए, एक टर्म लिखी बी, और दोनों को जोड़ के किसके बराबर किया? सी के। ठीक है, तो ए और बी मिला के सी दिया। इससे आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? ये बोला जा सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ए और बी लिखे हुए हैं, इनसे जोड़ने के बाद में जो भी टर्म आएगी वो सी के बराबर होगी। क्या ये बात तो समझ में आती है? इक्वेशन तो यही सिग्निफाई कर रही है। ठीक, किस किस टर्म में बराबर होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट का कॉम्बिनेशन जब होगा तो दोनों बराबर होंगे। ये समझ में आता है? दोनों तरफ का एस्पेक्ट। अच्छा, Yes. दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे जोड़ना है तो क्या सेम होना चाहिए? Unit. यूनिट नहीं, यूनिट U- नहीं, क्यों? सेंटीमीटर को मीटर में नहीं जोड़ सकता मैं? सर नंबर सेम है। बताओ। Dimension. हाँ, दैट्स द लॉजिक। अब तुमको समझ में आया। ऐसे सोचो, लेंथ में क्या मैं कभी भी टाइम जोड़ सकता हूँ कि भैया 2 मीटर नहीं प्लस सर। 2 सेकेंड 4 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे लिखा जा सकता है क्या? मतलब मैंने क्या बात बोली? नहीं, कैन आई ऐड समथिंग लाइक दिस, 2 मीटर प्लस 4 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू क्या? 6 मीटर प्लस सेकेंड। सर ये पता नहीं कौन सी है। तो ये भी बहुत मैथमेटिकली बहुत सही बात नहीं है, बहुत गलत बात कर दी मैंने। पहली चीज तो इस तरह से इसमें कभी भी m और s और m प्लस s इस तरह का तो काम कर ही नहीं सकते। और पहली चीज ये यहीं से रॉन्ग हो गई। क्यों? बिकॉज इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, व्हाट यू शुड, डायमेंशन अलग लगती है। they should have the same dimension. The first thing first, for adding or subtracting two or more quantities, you can say, they should have same dimension. They should have same dimension. ये ऐसे बोल सकते हो, ये आपके डायमेंशंस के लिए पहला ब्रह्मास्त्र हो गया। ठीक है, कि सबसे पहला काम आपको क्या दिमाग में रखना है कि दो डायमेंशंस को अगर मैं जोड़ रहा हूं, हाँ भाई, फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2 और मोर क्वांटिटीज दे शुड हैव सेम डायमेंशन। मतलब दो क्वांटिटीज को अगर मुझे जोड़ना है तो उनका डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों में अलग अलग बातें नहीं करनी। आप लेंथ को लेंथ के साथ जोड़ेंगे, टाइम को टाइम के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, मास को मास के साथ जोड़ेंगे, फोर्स को फोर्स के साथ जोड़ेंगे। फोर्स के साथ में एक्सेलरेशन नहीं जोड़ सकता। आगे के बच्चे ध्यान रखें, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में निकाल के बैठे रहते हैं, एक्सेलरेशन जोड़ देते हैं फोर्स के साथ, पता नहीं कौन सी नई क्वांटिटी बना के कहते हैं, फिर सर आंसर नहीं आ रहा। हमें तो कुछ लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि आपका डायमेंशन भी सही होना जरूरी है, इसलिए डायमेंशन की बातें ज्यादा की जाती, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स के जो नियम होते हैं उनमें भी डायमेंशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक, ओके। अच्छा, एक चीज सोचें कि जैसे मैंने ऊपर की क्वांटिटी में लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू सी, है ना, इससे अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में सोचूं और इस पॉइंट का ध्यान रखूं तो मैं एक लॉजिक कह सकता हूं, फ्रॉम a plus b is equals to c, you can say one thing, that dimension of a should be equals to dimension of b and should be equals to dimension of c। क्या सही लिखा कि गलत? ये है वाला बेटा इम्प्लाई का, ध्यान रखना। ये जो ऐसा एरो बनता है ना, डबल साइडेड वाला एरो, इसे बोलते हैं इम्प्लाई। तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी मुझे ये बात बताता है कि a की डायमेंशन b के बराबर होनी जरूरी है क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, और b वाले की, इन दोनों का जो समेशन है वो मिलके भी तो तीसरी टर्म देगा जो कि उसकी भी डायमेंशन और इसकी भी डायमेंशन बराबर होनी जरूरी है। क्या क्लियर हुई ये बात? यही काम सब्ट्रैक्शन में भी चलेगा।
तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ए प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ या तो आप जोड़ें या तो आप घटाएं, दोनों ही कंडीशन में क्या लिखा जाएगा कि ए की डायमेंशन, बी की डायमेंशन और सी की डायमेंशन तीनों बराबर। तो चमका, ओके गुड। देखो एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे ऐसे बोल दिया तुमसे कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। बहुत सिंपल सी बात पूछी मैंने अभी, ठीक है। क्या ये बोलता है कि a की डायमेंशन d के बराबर होगी? सही लिखा गलत? सही है। सही है सर। सही है ना? सही है। मतलब क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a बराबर c? यस सर। कॉमन सेंस है यार, सिंपल एडिशन रूल लग रहा है। इट यस डजंट, सर। चाहे इधर प्लस लगाओ चाहे इधर माइनस लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये समझ में आता है? यस। तो एडिशन रूल आज हमने जो देखा उसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप जोड़ रहे हो तो उसमें एक चीज का ध्यान आप विशेष कर रखेंगे, दैट इज दैट दे शुड हैव डायमेंशन। सेम डायमेंशन, राइट? क्या यस। आज के लेक्चर में कोई इशू है किसी भी तरह का कि समझ में आया? सर मजा आया। समझ आया, गुड।